हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मीत उपाध्याय एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच अ सीरीज कनेक्शन। बेसिकली सीरीज कनेक्शन शुरू करने से पहले आप लोगों को ये समझना चाहिए कि एग्जैक्टली सीरीज मतलब क्या होता है और उसी के अंदर हम लोग कनेक्शन मतलब कि क्या समझने वाले हैं यहाँ पे। उन दोनों चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स थिंक अबाउट दिस सीरीज। सीरीज बेसिकली वो होता है कि जब एक ही लाइन में बहुत सारे कनेक्शंस किए जाए, मतलब कि एक ही वायर है और एक ही वायर के कनेक्शन के अंदर कई सारे अलग अलग रेजिस्टर्स या फिर आप समझने के लिए ये कह दें कि अलग अलग गैजेट्स लगाए जाते हैं, तो उसे हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, जब आप लोग स्टैंडर्ड 10th के अंदर ये टॉपिक पढ़ते हो सीरीज कनेक्शन के बारे में, तो उसमें आप लोगों को सीरीज कनेक्शन जब आप पढ़ते हो तो उसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को रेजिस्टर क्या है वो समझा दिया जाता है। रेजिस्टर यहाँ पे हर एक गैजेट के अंदर होता है। गैजेट मतलब आप समझ सकते हो कोई टीवी, फ्रिज वगैरह वगैरह, इन सभी गैजेट के अंदर अपने खुद के रेजिस्टर्स होते हैं। और इन रेजिस्टर का कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे आगे समझाया जाता है। तो रेजिस्टर का सबसे पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज और सेकंड कॉम्बिनेशन जो है वो रहता है पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में से दो कॉम्बिनेशंस होते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सीरीज कनेक्शन के बारे में। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ओनली वन पाथ, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ है करंट को फ्लो होने के लिए, अगर करंट फ्लो एक ही पाथ से हो रहा है तो उसे मैं कह दूंगा सीरीज कनेक्शन। चलिए, तो अब सीरीज कनेक्शन के अंदर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि किस हिसाब से मैंने पूरा का पूरा ऑलरेडी एक सर्किट यहाँ पे आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से जब करंट फ्लो होना शुरू करेगा बैटरी से, तो ये करंट जो है वो R1 से, R2 से, R3 से, R4 से, मतलब कि जब ये R1 से लेके R4 में भी जा रहा है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस हिसाब से किया है। लेकिन देखना ये होगा दोस्तों कि जब एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स सीरीज में लगाए जाते हैं तो इसके अंदर करंट की हालत क्या होती है, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, और दूसरा इसके अंदर रेजिस्टर्स कितने होते हैं। अगर इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हम लोग देखें तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं। मतलब कि इस सर्किट के अंदर ओम्स लॉ कैसे बिहेव करेगा वो हमें देखना होगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग करंट के बारे में बात करते हैं कि जब कोई करंट इसमें से फ्लो करेगा तो क्या वो डिवाइड होता है या वो कांस्टेंट रहता है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से करंट की बात करूँ दोस्तों, तो मैंने पहले ही बताया कि देर इज ओनली पाथ वन, यानी कि हम कह सकते हैं देर इज ओनली वन पाथ, सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ है करंट को फ्लो होने के लिए। तो यहाँ पे कोई करंट डिवाइड होता नहीं है, और जबकि कोई करंट डिवाइड ही नहीं होगा तो यहाँ पे करंट जो है, जो आई जो है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है। इसके अलावा अब अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें यानी कि V की बात करें, तो जैसे कि यहाँ पे V जो है वो आप यहाँ पे एक्टिविटी कर सकते हो कि हर दो एंड के बीच में आप वोल्ट मीटर लगा के ये एक्टिविटी करके आप पता लगा सकते हो कि क्या इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। और देखने को यही मिलेगा दोस्तों कि V इज गेटिंग चेंज्ड। V जो है वो चेंज हो रहा है। कैसे? जैसे कि R1 के दोनों एंड्स पे अगर आपने पोटेंशियल आई मीन वोल्ट मीटर लगाया है तो उसके अंदर जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो V1 होगा, R2 का V2, R3 का V3 और R4 का V4। ऐसे सभी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अलग आ गए तो मतलब V चेंज होगा। और दोस्तों रेजिस्टर्स तो अलग हैं ही, यानी कि R1, R2 और R3। लेकिन ध्यान से देखिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि R1, R2, R3 इज इक्वल्स टू R। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सारे ही रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम RE के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि RE जो है ये R1 प्लस R2 प्लस R3 का ही कॉम्बिनेशन। तो मैं ये R1 R2 प्लस R3 लिखूँ या RE लिखूँ, ये दोनों ही सेम हो जाएगा। और मुझे इसे प्रूव करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द ओम्स लॉ। चलिए, ये प्रूव तो करेंगे हम लोग, लेकिन बेसिकली यहाँ पे कुछ ये आई कांस्टेंट रह गया और वी चेंज हो गया, ये कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आया। पहले तो इसे यहाँ पे थोड़े सिंपल मेथड से समझते हैं। यहाँ पे आई को आप वाटर का फ्लो समझ लीजिए, जैसे कि करंट ही है चार्जेस का फ्लो,
तो आई को यहाँ पे आप वाटर का फ्लो समझ लीजिए और वी को आप अपना वाटर का फोर्स समझ लीजिए। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग R1 दिखाते हैं, अब इस R1 को कुछ देर के लिए आप हाउस 1 समझ लीजिए। आगे जाके दूसरा एक रेजिस्टर आएगा जिसका नाम होगा R2, इसको भी आप हाउस 2 के नाम पे दे दीजिए। और तीसरा रेजिस्टर आएगा जिसको हम R3 कहेंगे, इसको आप हाउस 3 कह दीजिए। जब वाटर फ्लो होगा तो उसके लिए एक ही पाथ है, या वाटर जितना यहाँ पहले हाउस पे होगा उतना ही वाटर यहाँ पे आगे भी फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे मतलब कि आई जो है वो वाटर का फ्लो है और वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर मैं वी की बात करूँ वाटर के फोर्स की, तो शायद तो समझ लीजिए कि हाउस 1 के अंदर बहुत ही पतली पाइप है, इसके अंदर कम पानी जा रहा है। हाउस 2 के अंदर मोटी पाइप है तो उसमें पानी ज़्यादा चाहिए, लेकिन ज़्यादा पानी जा ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे 90 लीटर वाटर जो है वो छोटी सी पाइप में इजीली नहीं जा सकता था। तो इसी की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, वोल्ट जो है वो वेराई हो गया। तो दोस्तों ये चीज़ तो अब हमें समझ में आ ही गई है, लेकिन एक चीज़ अब हमें समझनी होगी दैट आर ई इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कॉम्बिनेशन है। तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पे एक ऐसी सर्किट बनी जा रही है कि जिसके अंदर R1 R2 और R3 नहीं है, बल्कि उन सभी का कॉम्बिनेशन RE है। और फिर तो बात बन गई कि यहाँ पे एक बैटरी होनी चाहिए थी। तो जब बैटरी में से कोई भी करंट निकलेगा तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं देखो, मैंने R1 R2 और R3 अलग अलग नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि उन सभी का कॉम्बिनेशन RE ही है, तो मैं इसको RE लिख दूंगा। अगर इसी सर्किट का मैं ओम्स लॉ लिखूं तो ओम्स का फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू आई आर। अब यहाँ पे वोल्ट, इस सर्किट के अंदर वोल्टेज कितना है, यहाँ पे तो एक ही रेजिस्टर है तो चेंज होने की तो बात ही नहीं है। तो V इज इक्वल्स टू आई कांस्टेंट रहता है, लेकिन R को मैं R नहीं बल्कि सभी का कॉम्बिनेशन RE लिखूंगा। तो यहाँ मैंने V इज इक्वल्स टू आई आर ई लिख दिया, ये सर्किट के लिए था। अब उसी तरह से मैं यहाँ पे सेपरेटेड रेजिस्टर सर्किट, मतलब कि सबके अंदर रेजिस्टर्स जो हैं ये अलग अलग हैं, वैसी सर्किट का ओम्स लॉ अगर आपको बना के दिखाऊं तो आर ई इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जो है वो प्रूव हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। तो ये R1 के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी V1 था, R2 के अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस V2 था और R3 के अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस V3 था। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अप्लाइंग ओम्स लॉ, हालांकि हम यहाँ पे ओम्स लॉ ही अप्लाई करते हैं। तो ओम्स लॉ अप्लाई करते V का वैल्यू कितना है हमें ऑलरेडी यहाँ पे मिला है, V इज इक्वल्स टू आई आर ई। तो मैं यहाँ लिख दूंगा आई आर ई। V1 में कितना करंट और कितना रेजिस्टेंस है, तो V1 जहाँ पर है वहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, और दोस्तों I जैसे हम लोगों ने पहले बताया तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे I को I ही लिख दूंगा और R को मैं R1 लिख दूंगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे I R2 प्लस I R3, इन सभी में से I कॉमन निकाल देने के बाद जो हमें मिलता है वो ये है प्लस R3। तो 3 ये I कट, बचा क्या, R1 इज इक्वल्स टू R1, RE इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोस्तों यहाँ पे प्रूव हो गया कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सारे के सारे सेपरेटेड रेजिस्टेंस का ही कॉम्बिनेशन है। हेंस इसे हम लोग कहते हैं सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन के अंदर किस तरह से करंट काम करता है वो हम लोगों ने देखा, किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस काम करता है वो हम लोगों ने देखा, और तीसरा किस तरह के रेजिस्टर्स इसमें बिहेव करते हैं वो भी हमने देखा। तो यहीं पे आपका सीरीज कनेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है।